नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10th चैप्टर 3 है ये, जिसका नाम है जल संसाधन। आज हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और 2 के नोट्स को पढ़ा रखा है और इसके प्रश्न उत्तर को कर रखा है। आइए शुरुआत करते हैं सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10th चैप्टर 3 जल संसाधन नोट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है जल दुर्लभता। अब हम जल दुर्लभता के बारे में बात कर लेते हैं। जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं? जल दुर्लभता का अर्थ है पानी की कमी होना या पानी का न होना। मतलब जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपसे ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण तो है ही। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जल दुर्लभता का अर्थ क्या होता है। तो जहां पे या तो पानी की कमी हो या फिर पानी न हो, ऐसे जगह को हम जल दुर्लभता के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान समय में भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं, कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कई सारे ऐसे जगह है जहां पे पानी की बहुत कमी हो रही है। और ऐसे समय में मैं आपको राजस्थान का नाम लेना चाहूंगा। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे पानी की बहुत कमी हो रही है। हाल फिलहाल में मैंने आपको क्या बताया है कि दिल्ली भी एक ऐसा जगह है जहां पे पानी की कमी हो रही है। दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा कि पानी की दुर्लभता बहुत ज्यादा है, बहुत समस्या हो रही है पानी को लेके। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और राजस्थान के लिए नहीं है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का नाम लेना चाहूंगा, हरियाणा का नाम लेना चाहूंगा, अब तो पंजाब के अंदर भी पानी की किल्लतें हो रही है। तो ये सब जो है वो जल दुर्लभता के अंतर्गत आता है। जब भी आपको जल संसाधन के बारे में पढ़ना होगा तो याद रखना है पानी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में इसमें आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि सोशल साइंस जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो जल दुर्लभता में आपको इसके कारण को भी जानना है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण है जिस कारण से जल दुर्लभता होता है, मतलब पानी की कमी होती है। पानी के कमी के प्रमुख कारण क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, फैक्टर हैं जो पानी को दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं या फिर पानी की हमें कमी हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है, बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी कहने का मतलब है यदि जनसंख्या दिन प्रतिदिन इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो पानी की कमी होगी, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो वो पानी का उपयोग भी ज्यादा कर रही है। और पानी के अधिक उपयोग के कारण दिन प्रतिदिन पानी कम होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सिंचित क्षेत्रों का विस्तार, जहां पे पानी के माध्यम से खेती किया जाता है। तो आजकल आपको पता है खेती का बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है, और इस खेती के विस्तार होने के कारण जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। बहुत ज्यादा सिंचाई होने के कारण, अति सिंचाई होने के कारण पानी की कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। पॉइंट हमारा कहता है बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की ज्यादा मांग। जिस प्रकार से शहर का निर्माण हो रहा है, लोग ज्यादातर अब शहरों में जाके रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ज्यादातर उद्योग को लगाना चाह रहे हैं। मतलब आजकल के समय में आपने देखा है कि ज्यादा फैक्ट्री लगाना, कारखाने लगाना, उद्योग लगाना, इन कारणों से भी पानी का डिमांड ज्यादा हो रहा है। और पानी का डिमांड ज्यादा होने के कारण पानी की कमी हो रही है। सबसे ज्यादा पानी का जो बर्बादी है वो उद्योग में ही होता है, इसके अलावा शहरों में होता है। अलग अलग कार्यों के लिए बेहिसाब पानी का उपयोग शहरों में किया जाता है, और दिन प्रतिदिन इन्हीं कारणों से पानी जो है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी का असमान वितरण। हमारे भारत में आपको पता है कि भौगोलिक स्थिति जो है वो सही नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थिति है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे जल है, कहीं पे पहाड़ है। और इसी कारण से जो समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके पास पानी का समान वितरण नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है, कहीं पे बहुत कम पानी है, कहीं पे बिल्कुल पानी ही नहीं है। इस कारण से भी जल दुर्लभता होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग और क्षति। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि फैक्ट्री कारखानों के माध्यम से पानी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े शहरों में पानी का दुरुपयोग होना जो है वो जल दुर्लभता का प्रमुख कारण माना जाता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि शहरी क्षेत्रों में भी पानी का बहुत ज्यादा बर्बादी होता है, बहुत ज्यादा दोहन होता है। लोग बेफिजूल पानी का
का खर्चा करते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाटर पार्क हो गया, ये स्विमिंग पूल हो गया, गाड़ियों की सफाई के प्रति लोग बहुत ज्यादा पानी खर्च करते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण जल दुर्लभता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वर्षा जल संग्रहण। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि बारिश के जल को हम इकट्ठा कैसे करते हैं, संग्रहण कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में, टैंक में, बेकार पड़े कुओं में भरा जाता है। याद रखिएगा, वर्षा जल संग्रहण की अगर बात आती है तो ऐसे समय में लोग ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से बारिश में जो भी पानी नीचे आता है उसको घरों की टैंकों में भर लेते हैं, खाली स्थानों पर भर लेते हैं, कुओं में भर लिया जाता है और बाद में फिर इस पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई। ध्यान से समझिएगा, पर्वतीय क्षेत्र जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं उसमें गुल और कुल जैसी वाहिकाओं मतलब नदियों की धाराओं को खेत की तरफ मोड़कर उससे खेत की सिंचाई की जाती है। वहीं पे तीसरा पॉइंट हमारा कहता है राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि राजस्थान में आपको पता है कि पानी की बहुत कमी होती है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, जब राजस्थान में बारिश होती है तो लोग अपने छतों पे ऐसे ऐसे टैंक, टंकी वगैरह लगा के रखते हैं जिसमें वो बारिश के पानी को जमा करके रख लेते हैं और फिर आगे चलकर उसी पानी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वर्षा जल संचयन की विधियां। अब इसको जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई है। मैंने आपको अभी पहले वाले स्लाइड में भी यहाँ पे देखा होगा आपने कि गुल और कुल के बारे में बताया था। तो यही है कि जो पहाड़ वाला एरिया है वहां पे आपको पता है कि सिंचाई करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत मुश्किलें होती है क्योंकि उस पे आप पानी वगैरह को बहा नहीं सकते हैं, पानी वगैरह को चढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में लोग, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो गुल और कुल जैसी वाहिकाओं के माध्यम से अपने कृषि के लिए सिंचाई का काम करते हैं। लोगों ने पश्चिमी हिमालय में, याद रखिएगा, पश्चिम हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं जिसमें नदियों की धाराओं को मोड़कर खेत तक लाया जाता है और इससे सिंचाई किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं। मतलब जब पश्चिम बंगाल में बाढ़ वगैरह आ जाता है, नदी में तूफान आ जाता है, तो इसी पानी को मोड़ के लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। नंबर 3 हमारा कहता है राजस्थान में शुष्क मतलब सूखा और अर्ध शुष्क मतलब थोड़ा सा कम सूखा क्षेत्रों में, ऐसे जगहों में जहां खेती होती है वहां पे बरसाती भंडारण संरचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। जब मतलब बरसात होता है तो वहां पे क्या किया जाता है कि बारिश के पानी को एकत्र करके आगे चल के उनको खेती के लिए उपयोग किया जाता है। कहता है शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण होता है। लोग बड़े बड़े गड्ढों का उपयोग करते हैं और इसमें वर्षा के पानी को एकत्र करके आगे चल के अपने कार्यों में इन्हीं पानी का उपयोग करते हैं। छत पर वर्षा संचयन के बारे में आपको बताया है कि अक्सर ये कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। लोग अपने अपने छतों पे बड़े बड़े टैंक, पानी के डब्बे वगैरह लगा के रखते हैं और फिर उन्हीं पानियों का उपयोग जब बारिश खत्म हो जाता है और इनके पास पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे समय में इन्हीं पानियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 6 हमारा कहता है बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में पानी हेतु भूमिगत टैंक या टाका लगाया जाता है। भूमि के नीचे ऐसे टैंक और टाका बनाया गया है जिसमें पानियों को जमा किया जाता है और आगे चलकर इन्हीं पानियों का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। नंबर 7 हमारा कहता है मेघालय में बॉस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अपने ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में ऑलरेडी क्लास 6-7 के साइंस में ही पढ़ रखा होगा। तो ये मेघालय में ऐसे ही ड्रिप सिंचाई प्रणाली होता है जिसमें पाइपों के माध्यम से फुहारे लगे होते हैं और वो खेतों के चारों तरफ फुहारों के पानी से खेतों की सिंचाई होती है। हालांकि ये सिंचाई का जो तरीका है वो काफी किफायती और सही तरीका है, इसमें पानी की ज्यादा बर्बादी नहीं होती और सही तरीके से आप अपने खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्राचीन भारत में जल संरक्षण। तो पहले पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद में परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। याद रखिएगा, प्राचीन भारत में अगर हम जल संरक्षण की बात करें, पुराने भारत में हम कैसे पानी को बचाते थे इसके बारे में बात करें, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, इसमें क्या था कि जल संचयन प्रणाली थी, पानी को बचाने का तरीका था। दूसरे पॉइंट की तरफ बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, आपको पता है चंद्रगुप्त का शासन काल काफी लंबे समय तक रहा, तो इनके शासन काल के समय में बांध, झीलें और सिंचाई प्रणाली बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसी सिंचाई प्रणाली बनाई जिसके माध्यम से उन्होंने बांधों का निर्माण करवाया, झीलों का निर्माण करवाया और अन्य प्रकार की सिंचाई प्रणाली का निर्माण करवाया, ताकि खेती करने वाले किसानों को पानी के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़े। नंबर 3 हमारा कहता है उड़ीसा में कलिंग, नागार्जुन कोंडा में परिष्कृत सिंचाई कार्य पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बेन्नूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर, इन सभी जगहों पर आपको जल संरक्षण जैसी चीजें देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से जल संरक्षण अर्थात पानी को संभाल के रखा जाता है। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा कहता है 11वीं शताब्दी में बनी भोपाल झील और अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। देखिए 11वीं शताब्दी में ही भोपाल झील का निर्माण करवाया गया था और ये उस समय का सबसे बड़ा झील माना जाता है कृत्रिम तरीके से बनाए गए झीलों में से, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए झीलों में से सबसे बड़ा झील जो है वो भोपाल झील को ही माना जाता है। नंबर 5 हमारा कहता है 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने पानी की आपूर्ति के लिए दिल्ली के हौस खास में एक टैंक का निर्माण किया, जिसे हम सिरी किला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मतलब सिरी किला क्षेत्र में ही इस हौस खास का एक टैंक का निर्माण करवाया था। किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने। तो ये आपको ये जानकारियां जो हैं वो आपको ये बता रहा है कि किस प्रकार से प्राचीन भारत में, आज हम आधुनिक भारत की बात नहीं कर रहे हैं, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत से ही राजा महाराजा सुल्तान जो हुआ करते थे वो किस प्रकार से सिंचाई के लिए डैम, झील, बांध या फिर किसी प्रकार का टैंक का निर्माण करवाना, ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है टांका। अब टांका में क्या होता है, टांका किसे कहते हैं, क्योंकि हमने अभी पहले के स्लाइडों में टांका के बारे में बात किया था। तो टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। मतलब अभी अगर वर्षा हो रहा है तो इसे टांका में जमा कर लिया जाता है और इसे कब तक चलाया जाता है? अगली वर्षा तक, जब तक दोबारा वर्षा न हो तब तक इनको पानी का उपयोग किया जाता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने तक के जल उपलब्धता करवाने वाला जल स्रोत बनता है। मतलब अगले साल तक गर्मी पूरा उपयोग करने के लिए इसमें जो जल का निर्माण होना चाहिए, जो जल का उपयोग होता है, उसके लिए इसको जमा किया जाता है और जल का मतलब जो पूर्ति होता है वो इन्हीं टांका के अंदर जमा किए गए पानी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पॉलर पानी। अब देखिए वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, मिट्टी के नीचे जो टैंक बने होते हैं उसमें जो पानी जमा होता है वो ये पानी पीने योग्य होता है। मतलब इसको जमा ही इसलिए किया जाता है ताकि इसे पीने के लायक बनाया जा सके, और ऐसे जमा हुए पानी को हम पॉलर पानी कहा जाता है या फिर पॉलर पानी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं नदियों और बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। नदी और बांध बनाकर कहने का मतलब है झील बना लो, बांध बना लो, टांका बना लो या पालर का वो भूमिगत टैंक बना लो। इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हम पानी को जमा करके रख सके। बांध जो है वो बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए बनाई जाती है, खड़ी की जाती है। बांध का निर्माण क्यों होता है? ताकि वो बहते हुए नदी के पानी को रोक सके, उसके डायरेक्शन को बदल सके, उसके करंट को कम कर सके। आमतौर पर जलाशय जो होता है, झील जो होता है अथवा जल भरण जो है वो इसी से बनता है। जो भी जलाशय हो गया, झील हो गया या जल भरण हो गया या तालाब हो गया, वो इन्हीं नदियों के बहाव को बांध से काट कर निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो पहला परियोजना के बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद उसके एकीकृत जल संसाधन,
प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा भारत आजाद हो गया 1947 के बाद, जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ इसको लॉन्च किया गया। मतलब पानी के बचाव को लेके सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। दूसरा पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया, क्योंकि जो पहला बजट पास हुआ था उसमें कृषि को लेके और दूसरे बजट में यहाँ पे उद्योग को लेके जवाहरलाल नेहरू ने काफी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये जो बांध है ये भारत के लिए मंदिरों की तरह है, ये भारत के जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाने में सहायक होगा। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, यह कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेगा। देखिए, ये कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से विकास करेगा यदि बांधों का निर्माण किया जाएगा, झीलों का निर्माण किया जाएगा, तालाबों का निर्माण किया जाएगा। शहरी अर्थव्यवस्था का भी विकास जो है वो इस तरह से बढ़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो नदी पर बांध बनाकर इसके अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। जब भी किसी नदी वगैरह पे बांध बनाया जाता है या फिर किसी प्रकार का डैम बनाया जाता है, तो इससे कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे कि पानी के बहाव को रोकना, पानी के करंट को रोकना, पानी को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ना, या फिर इस पे किसी भी प्रकार के टेक्निकल कामों को करना। तो ये कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करता है। एक बांध जो है वो बना के सरकार कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना चाहती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या है। तो आइए हम जान लेते हैं कुछ पॉइंट्सों के बारे में। जो बहुउद्देशीय है मतलब किसी भी नदी के ऊपर डैम, पुल या ब्रिज बना के क्या उद्देश्य पूरा किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जल विद्युत उत्पादन, जल के द्वारा बिजली का उत्पादन करना। दूसरा है सिंचाई, खेतों में पानी पहुंचाना। तीसरा है घरेलू एवं औद्योगिक जल आपूर्ति करने के लिए। नौचालन एवं पर्यटन, नौका वगैरह, नाव वगैरह चला के और पर्यटन के साधन को खुला करना। बाढ़ नियंत्रण, जो एरिया पानी से बह जाता था उस पे बांध बनाकर उन एरिया को बहने से रोकना। इसके अलावा मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन, ये सारे उद्देश्य थे इन जगहों पर बांध बनाकर, जिसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ क्या हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला लाभ तो सिंचाई है, दूसरा लाभ विद्युत उत्पादन है, तीसरा लाभ बाढ़ नियंत्रण है, चौथा है मत्स्य प्रजनन मतलब मछली पालन वगैरह आप कह सकते हैं। इसके अलावा है अंतर्देशीय नौवहन, लोग आजकल पर्यटन के लिए नौका पे घूमना पसंद करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। और छठा है घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। देखिए, इसके लाभ और इसके उद्देश्य दोनों में लगभग लगभग आपको समानता दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य में भी 6 पॉइंटों को बताया गया है और उन्हीं 6 पॉइंटों को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ में भी बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आलोचना। इसकी क्या क्या शिकायतें हुई हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो बांध वगैरह बनाया गया, डैम वगैरह बनाया गया, तो इस परियोजना की आलोचना भी हुई है, शिकायत भी हुई है, तो इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला शिकायत जो है, आलोचना जो है वो है नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं। नदी जो अपने डायरेक्शन में नेचर के हिसाब से चलता है उसको प्रभावित किया जाता है, क्योंकि जब भी हम बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो उसके फ्लो को हम बदलते हैं और जलाशय के अत्यधिक अवसादन एकत्र होते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी उसके अंदर जमा होता है। दूसरा पॉइंट है नदी की जलीय जीवन की नकारात्मक तरीकों से प्रभावित करना, मतलब जल के अंदर जो जीव होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनके जीवन इससे प्रभावित होते हैं। तीसरा पॉइंट है स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो हमने कई बार आपको अपने चैप्टरों में बताया है कि जो बांध बनाया जाता है या फिर डैम बनाया जाता है या ब्रिज बनाया जाता है या उद्योग लगाया जाता है या फिर बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जाते हैं, तो आसपास के जंगलों में रहने वाले व्यक्तियों को उनके जगह से भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो एक बड़े समुदाय का उन जगहों से विस्थापन हो जाता है। बाढ़ के मैदान
पर बनाए गए जलाशय मौजूद वनस्पतियों को डुबा देते हैं। अब अगर मान लो कि बाढ़ के जो मैदान होते हैं उस पे जब आप जलाशय बनाते हैं तो वहां पे जो भी वनस्पति होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वो डूब जाते हैं। और जब पेड़ पौधा खत्म होता है तो मृदा का क्षरण होना शुरू हो जाता है, मिट्टी वहां से बहने लगती है, कट के एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगती है, और ऐसे में मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ईसा से 1 शताब्दी पहले की बात है। इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, इनके नजदीक रिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। याद रखिएगा, बहुत समय पहले की बात है, ईसा से 1 शताब्दी पहले की बात है। जो आज का प्रयागराज है, वहां पे गंगा के किनारे बाढ़ वाले पानी को रोकने के लिए, एक जल को संरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांधों का निर्माण किया गया, झील का निर्माण किया गया, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग में नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश में बेन्नूर, कर्नाटक और कोल्हापुर, जैसे कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील, जो मानव के द्वारा बनाया गया है और लगभग 11वीं सदी में यह बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ये कहाँ था? भोपाल झील है, और ये 11वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने भी श्री फोर्ट, जिसे हम श्री किला या क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौस खास एक विशिष्ट प्रकार का तालाब बनवाया था। किसने? सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया था। कहाँ? हौस खास में एक तालाब, जिससे पानी की सप्लाई की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बांधों से होने वाले लाभ। अब बांध बनाने के बाद कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो सिंचाई होता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता के लिए जल की आपूर्ति होती है, बाढ़ में नियंत्रण होता है, जो एरिया जो है, जो जमीन जो है वो बाढ़ में दह जाता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मनोरंजन तथा पर्यटन के साधन इसके लिए खुल जाते हैं और इससे आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। बांधों से होने वाले लाभ के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है बांध बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बांध से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरे पे निर्भर है। अब समझ लीजिए कि बांध से जो भी जल को एकत्र किया जाता है, संचित किया जाता है, उसका उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है। बांध का निर्माण जो है वो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। जल, वनस्पति, मिट्टी के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। यह पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ के बारे में था। ताजा पानी के स्रोत की अगर बात की जाए तो वर्षा तो है ही, वर्षा के माध्यम से आपको ताजा पानी का स्रोत प्राप्त हो जाएगा। सतह जल है जिसमें नदियां, झीलें आदि आते हैं। भूजल है जिसमें भूमि में संग्रहित जल है, जो मिट्टी के नीचे से हम लोग चापाकल या हैंडपंप या मोटर आदि के माध्यम से निकालते हैं। जो बारिश से क्या होता है? रिचार्ज होता है। जब बारिश अच्छे तरीके से होता है तो ये भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज होने कहने का मतलब है वापस उनके अंदर जल जमा हो जाता है। लेकिन आज के समय में ये जो जल के लेके परेशानियां उत्पन्न हो रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भूमिगत जल कम होता जा रहा है, वर्षा सही तरीके से नहीं हो रहा है, और वर्षा के ना होने के कारण पानी की कमी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका महत्व। देखिए, अब राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह पेयजल का मुख्य स्रोत है जब अन्य सभी स्रोत सूख गए हों। जब वर्षा का पानी जमा किया जाता है तो ये पानी पीने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब कोई पानी नहीं मिलता है तो। इस पेयजल का मतलब शुद्धतम रूप माना जाता है, मतलब पानी जो है वो पानी पीने के उपयोग के लिए उत्तम माना जाता है। गर्मियों में ये टैंक भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े कमरों को ठंडा और साफ रखते हैं। तो ये राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में इसका महत्व के बारे में था। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में जान लीजिए। ये VVI रहेगा, हर चैप्टर हर क्लास में आपको लगभग पढ़ना ही है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में था। जब नर्मदा नदी के ऊपर डैम बनाया जा रहा था तो इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। आंदोलन गैर सरकारी संगठन अर्थात NGO द्वारा संचालित था। जो गैर सरकारी थे, जो सरकारी नहीं थे, ये
मतलब ऐसे समूह थे जो लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नंबर तीसरा हमारा कहता है जनजातीय लोग, किसानों, पर्यावरणविद, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद होना। अब जनजातीय लोग मतलब जो समुदाय जंगलों में रहता था, या फिर जिसे हम आदिवासी कहते हैं, किसान हो गए, या पर्यावरण के बारे में सोचने वाले लोग, मानवाधिकार के बारे में सोचने वाले लोग, इन सभी ने इसका विरोध किया था। पॉइंट हमारा कहता है आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध में पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। शुरुआत में क्या हुआ कि अगर इस तरह के डैम बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, तो जंगल जो है वो बाढ़ के पानी में डूब जाएगा या जंगल समाप्त हो जाएगा। बाद में इसका लक्ष्य जो है वो विस्थापित का पुनर्वास करना हो गया। मतलब जो लोग थे जिनको उस जगहों से हटाया जाना था या हटा दिया गया था, भगा दिया गया था, उनको पुनः निवास करने हेतु नया जगह देने के लिए भी यह आंदोलन आगे चलकर अपना काम किया है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता। तो देखिए विश्व में केवल 2.5% ही ताजा जल है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं। 100% पानी में से सिर्फ और सिर्फ 2.5% पानी ही है जो ताजा है, जिसका लोग उपयोग पीने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जल संसाधनों का अति दोहन हो रहा है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन होने के बाद भी पानी का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। बढ़ती जनसंख्या, अधिक मांग, असमान पहुंच, इन सभी कारणों से जल का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है। ज्यादा संख्या में लोग हैं, ज्यादा संख्या में लोग हैं तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो ये पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि पहले की तरह बारिश हो नहीं रही है, जंगलों को हम काट रहे हैं, खेती के लिए जमीन को बढ़ा रहे हैं, तो बारिश न होने के कारण भूमिगत जल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बढ़ता शहरीकरण, दिन प्रतिदिन लोग शहरों का निर्माण करवा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े कारखाना लगाए जा रहे हैं, तो इन कारणों से भी पानी का अति दोहन हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण से बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पानियों का इतना ज्यादा दुरुपयोग होता है, जिस कारण से नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी जल का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत देश में जल का अभाव बढ़ने के कारण, भारत में ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण पानी दिन प्रतिदिन अब कम होता जा रहा है। तो भारत मानसूनी जलवायु का देश है, यहाँ पे मानसून के हिसाब से बारिश होता है। कई बार मानसून न आने से जल की कमी बढ़ रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब मानसून का जो हालात है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि होती जा रही है, खेती के लिए लोग पानी का अधिक उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना, ये जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इनके कारण जो ग्राउंड लेवल वाटर है, भूमिगत जल है, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शहरीकरण की गति में वृद्धि हो रहा है, नए नए शहरों का निर्माण हो रहा है, शहर सब मेट्रो सिटी बनता जा रहा है, जिस कारण से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, शहरों में पानी की खपत ज्यादा हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिस कारण से जल का अभाव भारत में भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव। अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव कहने का मतलब है ज्यादा अगर खेतों की सिंचाई कर ली जाए तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो है इससे मिट्टी में लवणीकरण जैसी बड़ी पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता ही कम हो जाएगी, उसको मतलब अनाज उत्पन्न करने की क्षमता में कमी देखा जाता है, और इससे समाज में भी पानी का कमी हो जाता है। यदि आप अत्यधिक पानी अपने खेतों में डाल रहे हो, ये सोच के कि आपके खेतों में अगर अधिक पानी होगा तो आपका फसल ज्यादा ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं है। आपके मिट्टी की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएगी, और धीरे धीरे वो जो मिट्टी है वो उर्वरक क्षमता उसकी समाप्त हो जाएगी और वो फसल के उत्पादन में फेल हो जाएगा। तो ये अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव के बारे में था। इस तरह से आपने देखा क्लास 10th चैप्टर 3 सोशल साइंस जियोग्राफी
क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है जल संसाधन। आज हम इसके नोट्स के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे ये पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।